एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत ही उम्दा लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट एई लेवल के, जेई लेवल के, ईएससी लेवल के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सीबीटी 2 के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर लास्ट लेक्चर्स में आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, जिनमें आपने बोला था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अगर वो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियोज मिल जाएंगी। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर स्पेसिंग ऑफ इंक्लाइंड स्टिरप्स। तो पहली बात तो हमने इंक्लाइंड स्टिरप्स प्रोवाइड की है जब शेयर बीम में, तो उसकी जो स्पेसिंग है बेसिकली उसके बारे में हमें कुछ डाटा गिवन है, तो वो हमें बताना है। तो फॉर द स्पेसिंग ऑफ इंक्लाइंड स्टिरप्स, तो हमारी स्टिरप्स जो है वो इंक्लाइंड है। अब अगर हमें कंडीशंस दे रखी है कि एक तरफ बोल रहा है जो स्पेसिंग है उसको डेल एस वी से शो किया गया है, डेल एस वी से शो किया है। तो जो हमारी जो स्पेसिंग है उसकी कंडीशन गिवन है कि क्या वो 300 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्या वो 0.57 डी से ग्रेटर होनी चाहिए, या फिर वो 0.87 एफ वाई। हमारा एएसवी जो एरिया ऑफ स्टिरप्स है हमारा बेसिकली यहाँ पे दे रखा है अपॉन 0.4 बी से हमारी ग्रेटर होनी चाहिए, या फिर जो हमारा ये कंडीशन है जिसमें स्पेसिंग जो है 0.87 एफ वाई एस बी ब्रैकेट में हमारा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और जो हमारा बेसिकली नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 0.4 बी। तो जो अल्फा है बेसिकली ये क्या है, हमारा इंक्लाइनेशन है ऑफ स्टिरप्स विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बार। तो जो मेरी हॉरिजॉन्टल बार है और जिससे मेरा इंक्लाइंड है, इनके बीच का जो एंगल है उसको हम अल्फा कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ अगर हम समझें तो यहाँ पर जो कंडीशन है बेसिकली बस फोर्थ कंडीशन इज करेक्ट। फोर्थ कंडीशन क्यों करेक्ट है, तो अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स की बात करूं, अगर मैंने सिर्फ वर्टिकल स्ट्रिप्स प्रोवाइड की हैं, मैंने इंक्लाइंड स्टिरप्स प्रोवाइड नहीं की है, तो मेरी क्या कंडीशन होगी, ये सब हमें याद करना है। तो अब अगर मैं डेल एस वी से मैं स्पेसिंग को शो कर रही हूँ तो वो मेरा 300 से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो ग्रेटर कंडीशन दी है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया, चाहे ये वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो। ग्रेटर ऑप्शन नहीं लेते हैं हम, क्या लेते हैं, मिनिमम ऑप्शन लेते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें डेल एस वी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो डेल एस वी है वो वी से हमारा कम। जो हमारा बी क्या है बेसिकली, जो हमारी लेंथ है, जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा बी हो गया बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट वाले की, तो वो हमारा हो जाएगा डेल एस वी जो है हमारा 0.75 डी जो है, डी मेरा क्या हो गया यहाँ पर। अगर डी की बात की जाए तो डेप्थ ऑफ द बीम होती है, जो हमारा बीम है उसकी डेप्थ में 0.75 मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे कम जो है वो हमारी यहाँ पर ली जाएगी। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं डेल एस वी की बात करेंगे तो ये हमारा 0.87 मैंने सिर्फ 7 लिख दिया है, 0.87 एफ वाई ए एस वी और 0.4 बी से हमारी कम होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूलेस याद भी होने चाहिए। हो सकता है वैल्यू डाल के सीधा आंसर भी हमारे यहाँ पर हो सकता था, ये कंडीशन में हमको वैल्यूज गिवन होती है और हमारे लिए ऑप्शन सॉल्व करने के लिए होता। तो यहाँ पर ये वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए, और यहाँ पे ये कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। आपको ये जो साइन है ये दिमाग में रखना है। वहीं पे अगर हम इंक्लाइंड स्ट्रिप्स की बात करते हैं, अगर इंक्लाइंड स्ट्रिप्स की बात करें तो वहां पे क्या कंडीशन हो जाएगी हमारी, अगर इसकी देखे जाए तो हमारे इंक्लाइंड स्टिरप्स में क्या हो जाएगा। इंक्लाइंड स्ट्रिप्स की बात करें तो जो डेल एस वी है वो मेरा 300 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन हमने देखी थी। जो डी है मेरा, जो मेरा डेप्थ ऑफ बीम है उससे कम होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं अगर डेल एस वी में हमें एंगल गिवन है तो यहाँ पर भी 0.87 एफ वाई ए एस वी ब्रैकेट में हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0.4 बी। तो इन सब से कंडीशन में से कम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अब सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये जो एक्स्ट्रा डाटा है वो आप लोगों ने अपने नोट्स में जरूर लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसमें बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें कंसीडर करने हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट जो डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है डेवलपमेंट लेंथ इंक्लूड्स एनकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स इन टेंशन रिइंफोर्समेंट। तो जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो इंक्लूड करता है एनकरेज वैल्यू को, हुक्स की एनकरेज वैल्यू को, जब हम टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पे अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, वो बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट लेंथ है ऑफ ईच बार ऑफ बंडल्ड बार, तो द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ईच बार ऑफ बंडल्ड बार shall be that of individual bar increased by 33% of 3 bars in contact। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डेवलपमेंट लेंथ है हमारे ईच बार की बंडल्ड बार में, हम उसकी जो लेंथ है उसको 33% से इंक्रीज कर देते हैं अगर हमारे 3 बार कांटेक्ट में है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है अभी थोड़ा आगे हम देखते हैं।
थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है डिफॉर्म्ड बार्स मे बी यूज्ड विदाउट एंड एनकरेज प्रोवाइडेड द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो डिफॉर्म बार है वो हम यूज कर सकते हैं विदाउट एंड एनकरेजमेंट के। अगर मेरी जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट लेंथ जो है, डेवलपमेंट लेंथ अगर मेरी जो सेटिस्फाई कर रही है तो डिफॉर्म बार को हम बिना एनकरेज, एंड में एनकरेज प्रोवाइड किए बिना भी यूज कर सकते हो। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहली बात, डेवलपमेंट लेंथ क्या है? अगर हम डेवलपमेंट लेंथ को समझना चाहें तो डेवलपमेंट लेंथ क्या है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें तो डेवलपमेंट लेंथ एक लेंथ है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं जब दो मटेरियल के बीच में अच्छा सा एक बॉन्ड बना रहे, अच्छा सा एक स्ट्रेस जो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छे से डिजायर्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप हो सके, तो हम जो बार्स हैं उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। अगर हम डेवलपमेंट लेंथ की फॉर्मूले की बात करें तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो कि हम इस तरीके से देते हैं, एल डी इज इक्वल टू फाई जो हमारा नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार होता है, सिग्मा एस जो कि हमारा क्या है, स्ट्रेस इन द बार, जो हमारे बार्स का स्ट्रेस है, मे बी हमारा इस कलर से दिख नहीं रहा हो, तो एल डी इज इक्वल टू हो जाएगा फाई जो हमारा नॉमिनल डायमीटर है और जो सिग्मा एस है वो हमारा स्ट्रेस है, और नीचे आ जाता है हमारा 4 टाउ बी डी। अब जो टाउ बी डी बेसिकली मेरा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। इसकी पूरी एक टेबल होती है जो कि हमें याद रखनी पड़ती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो हमारा अगर बेसिकली अगर मेरी नॉर्मल जो 250 Fe 250 वाली बार्स यूज हो रही है तो हम इसमें कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं करते, लेकिन अगर HYSD बार्स यूज हो रही हैं हमारी तो हम इसमें 60% से इसको इंक्रीज करते हैं। और अगर हमारा कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, तो हमारा 25% से हम इसको इंक्रीज करते हैं, 25% से इसको इंक्रीज कर देते हैं वैल्यू को, जो टाउ बी डी की वैल्यू है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं एलडी की वैल्यू की, अब यहाँ पर जो बात की जाती थी जो बंडल में हम यूज करते हैं, अगर 2 बार्स हमारे हैं, 2 बार्स अगर कांटेक्ट में तो हम 10% से इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन में 3 बार्स के लिए पूछा गया, तो 3 बार से अगर हमारा बंडल में है तो हम उसको 20% से इंक्रीज करते हैं, और अगर हमारा 4 बार्स बंडल में तो हम 33% से उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा बेसिक एक इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है। तो ये हमारे डेवलपमेंट लेंथ के लिए है। इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट था गलत है, क्योंकि वो 33% हमारा 4 बार्स के लिए देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 and 3 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन दे रखा है अकॉर्डिंग टू IS 456 ओवर इनफोर्स सेक्शन आर नॉट परमिटेड। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो हमारा IS 456 कोड है, जो बेसिकली जो हमारा रिइंफोर्समेंट के लिए यूज किया जाता है, उसमें बोला जाता है कि ओवर इनफोर्स सेक्शन हमें परमिट नहीं किया जाता। रीजन दिया है क्योंकि देयर इज अ डक्टाइल फेलियर ऑफ एन ओवर इनफोर्स सेक्शन। तो सबसे पहली बात, जो ओवर इनफोर्स सेक्शन है इसमें हम अगर बात करें तो यहाँ पर ओवर इनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि हम जो हमारा जो टेंसाइल रीजन है वहां पर भी बार्स प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम अगर बात करें तो हमारा इससे कुछ भी नहीं हो पाता। जो हमारा MOR है, जो हमारा बेसिकली अगर जो हमारा बैलेंस सेक्शन का MOR है उससे ज्यादा ही MOR निकल के आ जाता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है। तो इस कंडीशन में ओवर इनफोर्स प्रोवाइड किया जाता है। ओवर इनफोर्स कंडीशन की जो न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है आप बताइए, वो ज्यादा होती है, कम होती है, इक्वल होती है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम बात करें तो IS 456 में बिल्कुल सही कहा गया है, हम ओवर इनफोर्स सेक्शन को बिल्कुल यूज नहीं करते, क्योंकि हम हम यूज करना चाहते हैं अंडर इनफोर्स या फिर हम बैलेंस सेक्शन यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ओवर इनफोर्स है उसमें डक्टाइल फेलियर नहीं, उसमें ब्रिटल फेलियर या फिर सडन फेलियर होता है। ब्रिटल या फिर सडन फेलियर में क्या है कि बेसिकली हमें कोई भी वार्निंग नहीं मिलेगी और सडन फेलियर हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। डक्टाइल फेलियर हमें कब देखने को मिलता है, अगर हम डक्टाइल फेलियर की बात करें, डक्टाइल फेलियर में क्या है, हमें एक वार्निंग मिलती है, वार्निंग साइंस मिलते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ अब ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये फेल होने के कगार पे है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो डक्टाइल फेलियर हमें अंडर इनफोर्स सेक्शन में देखे जाते हैं, और ओवर इनफोर्स जो है हमारा बेसिकली वो ब्रिटल फेलियर शो करता है। तो जो हमारा R है वही गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A इज ट्रू, A जो असर्शन है वो मेरा ट्रू है, और जो मेरा रीजन है वो रॉन्ग है, वो फॉल्स है। ये ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन हमारा मैचिंग पे डिपेंड करता है। तो ये मैचिंग है। लिस्ट 1 में हमारा फ्लेक्सर, हमारा शियर, बॉन्ड, डिफ्लेक्शन दे रखा है। लिस्ट 2 में इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो डिफ्लेक्शन है, अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूँ, डिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा भी है 7, 20, 26। 7 हमारा जो कैंटिलीवर के लिए, 20 हमारा सिंपली सपोर्टेड के लिए, 26 हमारा कंटिन्यूस के लिए। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं बेसिकली ये मिनिमम डेप्थ ऑफ सेक्शन पे डिपेंड करती है। तो डी का हमारा 1 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं, अगर बॉन्ड की बात की जाए तो बॉन्ड बेसिकली, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें कब देखने को मिलता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारा एनकरेज एंड सपोर्ट, जो हमारा एनकरेज बॉन्ड लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं या फिर हम डेवलपमेंट लेंथ, और ये एनकरेज से रिलेटेड है तो बॉन्ड हमारा एनकरेज का हो गया, तो बी का 4 हो जाए, सी का 4 हो गया। शेयर की बात करते हैं तो शेयर क्या है, जब स्टिरअप्स, अगर शेयर हमें देखने को मिलता है, शेयर है हमारा गिवन, अगर हमारे जो पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, अगर शेयर प्रोवाइड करना, शेयर है तो अगर हम स्टिरअप्स प्रोवाइड करते हैं, तो बी का हमारा 3 हो जाएगा। और फ्लेक्सरल हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टील रिइंफोर्समेंट, फ्लेक्सरल मतलब बेंडिंग की वजह से बेसिकली देखने को मिलता है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ए का 2, जो बी है उसका 3 हो जाएगा। शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं, बेंट अप बार्स प्रोवाइड करते हैं, इंक्लाइंड स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिंग कैसी होती है ये अभी हमने जस्ट देख ही लिया है। वेल वहीं पर अगर हम बात करें बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हमारा देखा है हमने, हमें फ्लेक्सुरल बॉन्ड देखने को मिलता है, एनकरेज बॉन्ड देखने को मिलता है, और जो हमारा डिफ्लेक्शन है बेसिकली स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो पर डिपेंड करता है, इस वजह से हमने इसको लिया है। तो 2, 3, 4, 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A square column section of 350 into 350 mm। तो बेसिकली एक स्क्वायर कॉलम दे रखा है जिसकी साइज हमें साइड देख रखी है, हमें 350 और 350 mm दे रखी है, और जो हमारा नंबर ऑफ बार्स है वो 4 बार्स हमें गिवन है, 4 बार्स हमें गिवन है, उनकी भी हमें डायमीटर दे रखी है 25 mm। जो हमारा जो बार्स है हमारा, उनकी बात करें अगर 25 mm दे रखा है हमें बार्स, और 4 बार्स हमारा जो है वो 16 mm के बार्स हैं। तो 4 बार्स हमारा 25 डायमीटर का यूज करा जा रहा है, 4 बार्स हमारा 16 mm के डायमीटर का यूज किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो अब हमसे स्पेसिंग पूछी गई है ट्रांसफर स्टील की, और हम कितने mm का डाया यूज करेंगे। तो ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमारे कॉलम का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारा ट्रांसफर्स बार है या फिर टाई बार है, अगर हम उसके डायमीटर की बात करते हैं, हमें डायमीटर चूज करना हो तो बेसिकली डायमीटर के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती है। एक तो वो जो है हमारा 6 mm से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा जो हमारा मेन हमें बार्स दे रखे हैं, जो मेन बार्स दे रखे हैं हमारे, अगर मेन बार्स के कंपेयर में बात करें तो जो हमारा 1/4 मेन बार है उसकी जो हमारा वैल्यू निकल के आएगी उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करूंगी तो ऑब्वियसली 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.25 के अप्रोक्सीमेट आएगा। मतलब मुझे 6 mm से ज्यादा की डायमीटर चाहिए, तो 6 mm से ज्यादा चाहिए तो 5 mm वाला कोई ऑप्शन कैंसिल हो गया, 6 mm वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारा 8 mm की डायमीटर लेंगे, तो 8 mm की तो ट्रांसफर्स बार की हम डायमीटर लेंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेसिंग की बात की जाएगी, अगर स्पेसिंग की बात की जाए तो स्पेसिंग में बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारी स्पेसिंग है वो मिनिमम होनी चाहिए। इन तीनों में से जो भी हमारी कंडीशन है उनसे मिनिमम होनी चाहिए। एक तो हमारा 300 से मिनिमम होना चाहिए तो या उसके बराबर हो, फिर हमारे जो लेटरल डिस्टेंस होती है, लेटरल डिस्टेंस जो है हमारी 350 की, और जो 350 की जो हमारी लेटरल डिस्टेंस होगी, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर तो 350 इंटू 350 की जो लेटरल डिस्टेंस है यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पे 350 से कम होना चाहिए, 350 mm से कम होना चाहिए, और लास्ट में हमारा बेसिकली जो 16 5 m होता है, 5 मिनिमम होता है, जो 5 मिनिमम है उसका 16 टाइम्स जो है उससे कम होना चाहिए, और 5 मिनिमम हमारा 16 दे रखा है, तो 16 इंटू 16 256 हो जाएगा। मतलब 256 mm से स्पेसिंग कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 350 वाला भी कैंसिल कर दोगे, तो ये जो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ से हमारा 6 mm से बड़ी ग्रेटर हमारी 8 mm की बार्स हो गई, और 16 5 m मिनिमम से हमारी 256 mm की बार्स आ गई। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 mm की बार्स लेंगे और 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से हम चलेंगे। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कॉलम से है। कॉलम, ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी, जो ये फॉर्मूला दे रखा है, बेसिकली अगर हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी की बात करें तो जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होता है, मान लो ई एक्स डायरेक्शन में अगर मैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम 2 कंडीशन होती है, उसके मैक्सिमम से लिया जाता है। एक हो जाएगा हमारा LX/500, और यहाँ पर जो हो जाता है वो D/30 हो जाता है, और यहाँ पर और करके 20 mm जो भी मैक्सिमम होगा हम उसको ले लेते हैं।
वाई में लेंगे तो वाई डायरेक्शन का लिखना पड़ेगा। तो जो एल एक्स और एल वाई है यहाँ पर, वो हमारा क्या होता है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम है। तो ये एल एक्स और एल वाई, एल एक्स हमारा क्या है, अनसपोर्टेड, अनसपोर्टेड लेंथ है हमारे कॉलम की, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। वेल वहीं पे अगर हम बी और डी की बात करते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, अगर बी और डी की बात करे जाए तो वो हमारा लेटरल डायमेंशन है, लेटरल डायमेंशन है हमारे कॉलम की। ये क्या है, बी और डी, बी और डी हमारा लेटरल डायमेंशन है कॉलम की, बी और डी हमारी जो है वो लेटरल डायमेंशन है कॉलम की। तो ये जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ टी बीम रूफ सेक्शन हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है टी बीम के लिए। तो थिकनेस ऑफ स्लैब दे रखा है 100 mm, विड्थ हमें दे रखी है रिब की वो हमारी 300 mm, डेप्थ ऑफ बीम दे रखा है हमारा 500 mm, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है 3 मीटर। और अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव स्पैन की बात करें तो 6 मीटर इफेक्टिव स्पैन है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ फ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ फ्लेक्सर के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो दे रखा है 3.6 mm। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3.6 mm। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो इफेक्टिव फ्लैंज की विड्थ निकालने के लिए बोला गया है, बेसिकली बीएफ की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट ये है, कॉमन मिस्टेक ये हो सकती है कि दो तरीके से हम फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले तो उस फॉर्मूले को देखते हैं, फिर कॉमन मिस्टेक को देखेंगे। एक होता है हमारा जब मोनोलिथिक बीम्स होती हैं, जो हमारा रूफ के अंदर, यहाँ पर रूफ सेक्शन में बोला है, डायरेक्टली उठ के वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना, बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट अपॉन एल नॉट बी प्लस 4, ये वाला फॉर्मूला उठ के नहीं लगाना है। यहाँ पे चेक करना है बेसिकली। अरे पेन अपने आप चल रहा है, सेकेंड। तो ये जो हमारा टी बीम है उसका रूफ सेक्शन में दे रखा है, मतलब ये कौन सी बीम है हमारी, मोनोलिथिक, मोनोलिथिक हमारा मोनोलिथिक बीम देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम टी सेक्शन में बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीएफ का फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमें बीएफ निकालना है, बेसिकली फ्लैंज की विड्थ निकालनी है, उसका होता है बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट अपॉन 6, बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट अपॉन 6 प्लस 6 डी एफ, 6 डी एफ, ये हमारा मोनोलिथिक बीम का फॉर्मूला हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आइसोलेटेड बीम की बात करें, आइसोलेटेड बीम की बात करते हैं तो आइसोलेटेड बीम में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड बीम में हमारा फॉर्मूला हो जाता है बी एफ इज इक्वल्स टू बी डब्ल्यू प्लस यहाँ पर हमारा हो जाता है एल नॉट अपॉन एल नॉट बी प्लस 4, ये हमारा आइसोलेटेड बीम के लिए फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मली मोस्टली क्वेश्चन हमारा आइसोलेटेड बीम के लिए दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर रूफ सेक्शन में दे रखा है, तो जो रूफ सेक्शन में हमारा बीम है उसको टी बीम जो है रूफ सेक्शन में उसको हम मोनोलिथिक की तरह ही अज्यूम करेंगे और उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो अब वैल्यू को अगर पुट करें तो फॉर्मूला जो है हमारा उसमें अगर वैल्यू पुट करें तो जो यहाँ पर हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। तो अगर हम फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला हमारा था बी एफ इज इक्वल्स टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट अपॉन 6 प्लस 6 डी एफ, ये हमारा फॉर्मूला था। एल के लिए अगर हमें एल बीम होती तो इसका हाफ कर देते। हम यहाँ पे बी डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमें 300 गिवन थी, 300 पुट किया हमने। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें आगे की वैल्यू जो पुट करनी है वो एल नॉट हमारा 3600 दे रखा था हमें अपॉन 6, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बीच की डिस्टेंस थी वो हमारा 3600 था, और जो हमारा 6 हो जाएगा, डीएफ की वैल्यू हमारी 100 गिवन है। वेल वहीं पे अगर हम पुट करें यहाँ पर तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 600, और ये 600 600 1200 प्लस 300 हो जाएगा मेरा 1500। तो 1500 mm विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा ऑप्शन है, जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव फ्लैंज की लेंथ जो होगी वो हमारी 1500 mm हो जाएगी। और अगर हमारा हमें मीटर में दे रखा होगा तो 1.5 कर देंगे, 1.5 मीटर। So 1500 mm will be the correct answer of this question. D option will be the correct answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एन एक्सियली लोडेड कॉलम ऑफ साइज 300 mm into 600 mm, जो मुझे साइज दे रखा है वो 300 mm into 600 mm दे रखा है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस रिक्वायर्ड इन मीटर स्क्वायर। तो मुझे एरिया फाइंड करना मीटर स्क्वायर में, जहां पर मुझे वैल्यू दे रखी है जो वेट ऑफ कॉलम और वेट ऑफ फुटिंग दोनों मिलाकर हमें जो वेट दे रखा है, वेट ऑफ कॉलम और वेट ऑफ फुटिंग की बात करें तो डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एफ जो हमारा वैल्यू दे रखा है वो हमें 1300 किलो न्यूटन दे रखा है, 1300 किलो न्यूटन दे रखा है। और अगर मैं बात करूं सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दे रखी है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन मीटर स्क्वायर निकालना, तो मैं बस इसमें क्या करूंगी 1300 अपॉन में 150 का डिवाइड कर दूंगा तो मीटर स्क्वायर में ऊपर पहुंच जाएगा, एरिया ऊपर पहुंच जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, और यहां पर बेसिकली अगर आप देखो तो 130 डिवाइड बाय 5 आएगा, 15 आएगा। तो अगर हम बात करते हैं 15 8 से 128 होता है, 15 8 से 128 होता है। फिर अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पर हम सॉरी क्या लिया मैंने, हाँ, तो 15 8 से 128 होता है, फिर यहाँ से हमारा 2 बचेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 8.67 मीटर स्क्वायर। 8.67 मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन में द एक्सट्रीम एट द स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, तो हमारा एक्सट्रीम फाइबर पे जो स्ट्रेस दे रखा है वो हमारा 5.8 स्ट्रेस दे रखा है मुझे 5.8 मेगा पास्कल। वहीं पे हम डेप्थ की बात करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ को, जो मेरा यहाँ पर ऐसे कुछ है, न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ को मेरे को दे रखा है, न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ को दे रखा है हमारा
वाई मान लेते हैं उसको, तो वाई की वैल्यू दे रखी है मुझे 58 mm दे रखा है और मेरा ग्रेड दे रखा है, एफसी की वैल्यू दे रखी है 25 है, हमारा जो ग्रेड है 25 है, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर मांगना है और मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, इफेक्टिव कर्वेचर की वैल्यू निकालनी है मुझे अगर इस सेक्शन में, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा जो कि हमें पता है m/i = सिग्मा अपॉन y। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरी इक्वेशन क्या होती है हमारी जो इक्वेशन होती है m/i = सिग्मा अपॉन y = e/r। अब मुझे बेसिकली यहाँ पर ये क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इफेक्टिव कर्वेचर निकालना है और m और i की वैल्यू मुझे नहीं गिवन है, ये मुझे नहीं पता। अब इफेक्टिव कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा तो r की वैल्यू निकालनी है, इफेक्टिव कर्वेचर निकालना है मतलब मुझे 1/r की वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर इससे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मुझे E की वैल्यू पता होनी चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता होना चाहिए कंक्रीट का। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बहुत इजी है, इसमें हम 5000 FCK करते हैं, इसलिए तो FCK दे रखा है, इसमें पुट करेंगे तो 5000 FCK की जगह हमारा √25 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 5 25 और 0 0 0। तो यहाँ से तो मेरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल के आ गया, और कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट निकल के आ गया। अब अगर हम आगे की वैल्यू को पुट करना चाहें तो आगे जब इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सिग्मा अपॉन वाई था, सिग्मा अपॉन वाई और मेरा था E/r, और मैं r को ऐसे ही छोड़ दूंगी, E नीचे ले आऊंगी, सिग्मा अपॉन EY कर दूंगी क्योंकि मुझे कर्वेचर निकालना है, मतलब 1/r की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं सिग्मा की वैल्यू पुट करूं तो सिग्मा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी 5 मेगा पास्कल, तो 5.8 मेगा पास्कल, और यहाँ पर जो मेरा नीचे दे रखा है वो है 58 mm, और यहाँ पर जो मैं वैल्यू निकालूंगी ये मेरा न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा, जो कि ये मैंने अभी निकाला है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का, तो वो हो जाएगा 25 और 3 टाइम्स 0। तो यहाँ से मेरा बेसिकली ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हटा लेते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, और अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो ये तो 1 हो गया, लेकिन ये 1 को अगर मैं 25 से कैंसिल करना चाहती हूँ तो ऊपर 2 0 कर देती हूँ, नीचे 2 0 कर दूंगी, तो ये तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 4 इंटू 10⁻⁻6 पर mm हमारा वैल्यू आ जाएगी, पर mm हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा कर्वेचर आ गया, ये हमारा कर्वेचर की वैल्यू आ गई। वेल, अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन अच्छा था, पहले यहाँ पे मॉडुलस निकालना था और फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमने कर्वेचर की वैल्यू भी निकाली, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एनकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हुक ऑफ अ रिइंफोर्समेंट बार ऑफ डायमीटर 16 mm। तो रिइंफोर्समेंट बार है हमारे पास, इसकी डायमीटर 16 mm गिवन है, तो उसकी जो हमारी हुक है बेसिकली उसका जो एनकरेज वैल्यू है उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर हम बात करते हैं तो हमें ये बात पता है कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड यू टाइप हमारा हुक होता है वो बेसिकली 16 टाइम्स होता है अपने डायमीटर का, तो हमें डायमीटर भी 16 mm दे रखी है और जो यू टाइप हमारा एनकरेज वैल्यू होती है वो भी 16 टाइम होता है फाई का, तो 16 इंटू 16 कर देंगे 256 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 mm होता है, और हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द maximum depth of neutral axis for a beam with 400 as a effective depth। जो मेरी इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, मुझे इफेक्टिव डेप्थ जो स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है वो मेरी 400 दे रखी है, और एलएसएम के अकॉर्डिंग जो हमारा FE 500 स्टील है तो मेरे को कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम FE 500 के अकॉर्डिंग बात करें तो एक हमारा होता है FE 250 जिसके लिए मेरे को 0.53 देखने को मिलता है, और हम दूसरी बात करें FE 450 जिसके लिए मुझे 0.48 देखने को मिलता है, और अगर मैं FE 500 की बात करती हूँ तो वहां पे मुझे देखने को मिलता है 0.48, वो 46, तो 0.46 मेरे को देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर XU लिमिटिंग जो है हमारा XU लिमिटिंग, मैं अगर इसकी बात करूँ 0.46 इंटू डी की वैल्यू कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 46 इंटू 4, क्योंकि जो हमारा डी की वैल्यू मेरी 400 है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो 4 6 24 का 2 कैरी और ये हो जाएगा 184। तो 184 mm विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर यहीं पे ये जो मेरा डेप्थ है और यहाँ पर मेरा FE 250 होता तो जरा बताइए कमेंट सेक्शन में कितनी मेरी मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस तक की हमारी जो डेप्थ हो जाती, कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर मेकिंग रिइंफोर्समेंट कंक्रीट बनाने के लिए जो pH की वैल्यू मिनिमम कितनी रेस्ट्रिक्ट की जाती है। तो जो हमारा वाटर जो यूज किया जाता है हमारा कंक्रीट बनाने के लिए उसकी जो pH की वैल्यू है मिनिमम कितनी रिस्ट्रिक्ट की जाती है, 4 6 7 और 5 में से। तो अगर हम बात करें तो 6 जो हमारा pH का वैल्यू है 6 से ज्यादा, मतलब pH एटलीस्ट 6 होना चाहिए, उससे कम हो जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक होने की वजह से कोरोजन देखने को मिल सकता है। कम से कम हमारा जो pH है
जो वाटर हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू हमारी 6 देखने को मिलती है। 6 होनी चाहिए, वरना उससे कम होने पे जो हमारा प्रेजेंट है, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारे जो स्टील्स प्रेजेंट है उसमें हमारा कोरोजन देखने को मिल सकता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो कुछ और परमिसिबल लिमिट भी याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक है हमारा, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है तो फिर अगर हमारा सल्फेट्स प्रेजेंट है, अगर क्लोराइड प्रेजेंट है, तो इन सब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्लोराइड प्रेजेंट है, क्लोराइड, और हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल या सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट है, तो हमारी इन सब की वैल्यू कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए? इससे ज्यादा वेराई नहीं करनी चाहिए। तो कितनी परमिसिबल लिमिट है? अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो 200 mg पर लीटर देखने को मिलता है, 200 mg पर लीटर देखने को मिलता है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो 3000 mg पर लीटर देखने को मिलता है। सस्पेंडेड की बात करते हैं तो हमें 2000 mg पर लीटर देखने को मिलता है, 2000 mg पर लीटर देखने को मिलता है। सल्फेट्स की बात करते हैं, सल्फेट्स की अगर बात करें तो 400 mg पर लीटर देखने को मिलता है। और क्लोराइड्स की बात करें तो बेसिकली क्लोराइड्स की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है, अगर आरसीसी है, आरसीसी स्ट्रक्चर है तो 500 mg पर लीटर, अगर आरसीसी स्ट्रक्चर है तो 500 mg पर लीटर, और अगर पीसीसी स्ट्रक्चर है तो हमारा 2000 mg पर लीटर तक वैल्यू, परमिसिबल वैल्यू चली जाती है। तो ये सब कुछ वैल्यू है। वहीं पे वाटर की वैल्यू की बात करें तो वाटर हमारा जो पीएच है वो 6 से लेके 8.5 के बीच में वेराई करता है, तो मिनिमम हमारा 6 और मैक्सिमम हमारा 8.5 रहता है। तो ये सब कुछ डाटा है जो हमें याद रखना है। वेल आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और पुराने लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, वहां पे हमने बहुत उम्दा लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करते जाइएगा कि जो लिमिटिंग वैल्यू है हमारी न्यूट्रल एक्सिस की, वो अगर हमारा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर का ग्रेड ऑफ स्टील हम यूज कर रहे हैं तो हम कितना उसको अज्यूम करते हैं? क्या 0.53, 0.47, 0.48, 0.46? जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच। और किस सब्जेक्ट पर हम नेक्स्ट वीडियो ला सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।